बढ़ेंगे आगे, आप देख रहे हैं धोरों की धार। शुरुआत करेंगे दौसा से बड़ी खबर के साथ, जहां डाक बंगले मामले में सियासी घमासान छिड़ गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर पलटवार करते हुए दौसा के विधायक दीनदयाल बैरवा का पलटवार आया। कहा, डाक बंगला किसी की बपौती नहीं है, पोस्टर हटाने के आरोप झूठे हैं। सूचना के बावजूद डाक बंगला बंद मिलने को उन्होंने जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। अब डाक बंगला प्रकरण ने पूरी तरह से राजनीति रंग ले लिया है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है, उन्होंने कहा था नहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। अब उसी को लेकर पलटवार किया गया है। तो अब सियासी घमासान इसको लेकर छिड़ गया है। कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार किया है दौसा के विधायक दीनदयाल ने। विधायक ने कहा है कि डाक बंगला किसी की बपौती नहीं है और उसी के साथ पोस्टर हटाने के आरोप भी झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के बावजूद डाक बंगला बंद किया गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधियों का अपमान है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने नहले पर दहले से जवाब देने की बात कही थी। ये राजनीतिक फंडे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी तो देखो, आपको पता है किस तरीके से वार करते हैं। लेकिन जब वो नहले पे दहला और वो सब होगा, जब देखेंगे, जबकि बात सब ठीक है। इन चीज़ों को इतना तूल नहीं लेना चाहिए था। वो जब डाक बंगले का मामला है, उस बारे में इनको डॉक्टर साहब को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। क्यों, जब हम सूचना करके हम डाक बंगले के अंदर गए हैं तो वहाँ पे डाक बंगले की चाबी अधिकारियों के पास नहीं होकर किसी अन्य कर्मचारियों को, अन्य जो भी कार्यकर्ताओं के पास थी। ये अपने आप में है ना, जो एक हमारा अपमान है उसके अंदर। अब आपको किरोड़ीलाल मीणा का बयान भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला था। डाक बंगले का ताला तोड़ने को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कांग्रेस पर था हमला। उन्होंने कहा था, मोदी के चित्र फाड़ने से कोई भागीरथ नहीं बन सकता। बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी नहीं, ये एक नेशनल पार्टी ही नहीं है, जिसका सबसे बड़ा संगठन है। और देखो, मेरे बारे में तो आप कुछ कह सकते हो, लोग भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वहाँ सार्वजनिक स्थान है ये, जो यहाँ के सुनवाई करे जनता की। चुनाव हारने के बाद भी, ये चुनाव हारने के बाद तो कहीं दिखते ही नहीं है। चुनाव हारने के बाद सरकार का उम्मीदवार था, सरकारी पक्ष का बात सुन के समाधान करता है, तो उससे परहेज नहीं होना चाहिए माननीय मुरारी लाल जी को भी और माननीय विधायक डीसी बैरवा जी को भी। और मैं अभी कुछ दिन पहले अस्पताल में आया था, तो मैं इस बात का भरोसा देके गया था कि कोई काम हो तो हमको बताओ, और उनको कोई आपत्ति थी तो मेरे को बताते, ताकि मैं हमारी पार्टी के वर्कर्स को कहता, मेरे भाई को कहता। तो ईर्ष्या भाव से ये किया हुआ कृत्य है, ये समाज की दूरियां बढ़ाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। देवेंद्र, देखिए, वार और पलटवार का दौर जारी है, लेकिन जरा बताइए इन बयानों के मायने क्या है और किस तरह से ये सियासी जंग छिड़ गई। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा की सियासत के अंदर ये भूचाल आया हुआ है, जहां पर डाक बंगला जो प्रकरण है पूरी तरह से सियासी घमासान में जो तेज होता हुआ नजर आ रहा है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने चेतावनी देते हुए दौसा जो विधायक है डीसी बैरवा और सांसद मुरारी लाल, उनको कई कड़ी चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर ऐसा दोबारा डाक बंगले के अंदर कृत्य किया तो नहले पर दहला देना पड़ा। इसी को लेकर आज दौसा जो विधायक है डीसी बैरवा, उनका कहना है कि डाक बंगला किसी की बापोती नहीं है। पोस्टर हटाने के जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, निराधार है। इसको लेकर कहीं ना कहीं डाक बंगले के जो बयान, जो मामला है पूरा, इस पर बयानबाजी जारी है। साथ के अंदर सूचना के बावजूद भी डाक बंगले को बंद मिलने को बताया जनप्रतिनिधियों का अपमान जो बताया गया है। डीसी बैरवा ने कहा है कि अब तक जो डाक बंगले का जो प्रकरण है पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर बात करें तो दोनों के अंदर इस जो बयानबाजी है उसकी जो सियासी जंग है वो छिड़ी हुई है। फिलहाल अभी जो डीसी बैरवा का पलटवार आया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर, जहां बीते दिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा था। लेकिन देवेंद्र, ये भी जानकारी, क्योंकि देखिए आरोप उनका ये है कि सूचना के बाद डाक बंगला बंद कर दिया गया। ये जो आरोप लगाए जा रखे हैं, इसके क्या मायने निकाले?
बिल्कुल सही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस के विधायक है डॉक्टर ये डीसी बैरवा जो विधायक है, इन्होंने ये आरोप लगाया कि जब अरावली बचाव को लेकर जो कांग्रेस का प्रदर्शन था शनिवार के दिन, उसको लेकर यहाँ पर डाक बंगले की जो सूचना थी वो कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, लेकिन डाक बंगले का जो लॉक है वो मिला था, जिसको लेकर कांग्रेस भड़क उठे थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो पीएम का जो पोस्टर है योजनाओं का वो पढ़ा गया था, जिसको लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बयान किया था। आज उस पर पलटवार करते हुए जो डीसी बैरवा है दौसा विधायक, उन्होंने कहीं ना कहीं जो वार किया है, उन्होंने ये कहा है कि डाक बंगला किसी की बापोती नहीं है, साथ के अंदर बंद मिलने का जो मामला था ये धीरे धीरे मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी और बीएपी सांसद के बीच विवाद छिड़ गया। भाजपा के सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से बीएपी के सांसद राजकुमार के बीच में तीखी बहस शुरू हो गई। दिशा की बैठक में दोनों के बीच में माहौल गर्मा गया। आसपुर विधायक उमेश डामोर ने धमकी दी है, लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया। एडीपी सभागार में आयोजित बैठक में यह हंगामा देखने को मिला। आसपुर से बीएपी के विधायक उमेश डामोर ने सांसद के मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए चेतावनी दी है कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। और इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनों को समझाने की कोशिश की और मामला शांत करवाया। ऐसे धमकी कैसे काम नहीं चलता? भारत सरकार को ऑर्डर जारी धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ, धमकी कैसे? ये इस पे बात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश जैन हमारे साथ जुड़ गए। प्रवेश, देखिए अब जहां बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है, वहीं हंगामा शुरू हो गया। क्या कारण रहा इस विवाद का? जिले में दिशा को लेकर आज सोमवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में हंगामा हो गया। उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस, दोनों के बीच बातचीत में तूतू में तक पहुंच गई और माहौल गर्मा गया। सुरक्षा कर्मियों को बीच में आकर बचाना पड़ा। इसके बाद आसपुर से बीएपी विधायक जो उमेश डामोर है, उन्होंने सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना। इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनों से समझाइश करते हुए मामला शांत कराया। बताना चाहूंगा कि दिशा की बैठक केंद्र सरकार की योजनाओं के मुद्दे रखने की बात कहने लगे। इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि बैठक का अध्यक्ष मैं हूं और यहाँ क्षेत्र की हर उस समस्या पर चर्चा हो सकती है जो जनता से जुड़ी है। बहस तब तक और बढ़ गई और जब रोत ने आरोप लगाया कि मन्नालाल रावत केवल माहौल खराब करने आए हैं और वे डूंगरपुर का विकास नहीं चाहते। विवाद यही नहीं थमा। मन्नालाल रावत ने जब खुद को धमकाया जाने वाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि बताया तो आसपुर विधायक उमेश डामोर ने भी इसी बहस में कूद पड़े। विधायक डामोर और सांसद रावत के बीच तू में शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल रावत को लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ धमकी दी। तब तक यदि करीब 15 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण बैठक का माहौल पूरी तरह गर्मा गया था। इससे सुरक्षा जो कर्मी थे बीच में आकर बचाव करना पड़ा। सदन में मौजूद अन्य सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया। बीच बचाव के बाद जो बैठक थी वो वापिस जो कार्रवाई शुरू कर गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अरावली से जुड़ी हुई खबर। अरावली मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली पहाड़ियों को लेकर उसके पहले के आदेश फिलहाल उस पर रोक रहेगी और यह फैसला तब लागू रहेगा जब तक एक नई समिति नहीं बन जाती। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने ही फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की जाएगी। यह फैसला सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनाया। आपको यह भी बता दें कि अरावली मामले को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। वहीं पर्यावरण प्रेमी भी अरावली के साथ छेड़छाड़ के सख्त खिलाफ हैं। पहले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक जैसी परिभाषा को मंजूरी दी थी। इसके तहत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली इलाकों में नए खनन पट्टों पर तब तक रोक लगा दी गई है जब तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं आ जाती। कोर्ट ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को भी माना था। तो
उधर अरावली मुद्दे पर राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, हमारी सरकार ने अरावली की सुरक्षा के लिए जितना काम किया और जो कदम उठाए उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार अरावली की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। अरावली में जितनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी और बनरलाल सरकार ने की, उसे किसी ने नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट, उनके द्वारा अरावली बचाने के लिए, हरियाली को बचाने के लिए, पर्वतमाला को बचाने के लिए और हमारी जो वर्तमान में परिस्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए जो स्टेप्स लिए गए हैं, सभी कलेक्टर को आदेश दिया गया है अरावली में अवैध खनन नहीं होना चाहिए, जो नियमित खनन है उसके अलावा किसी तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से अरावली के बचाव में, हरियाली के बचाव में। ये पहली सरकार है जिसके काल में हमारा वन क्षेत्र बढ़ा है, घटा नहीं है। हम अरावली के संरक्षण के लिए कृत संकल्प थे, हैं और रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। अब जयपुर से बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर, अशोक गहलोत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और साथ ही कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार रिपोर्ट को बदलेगी। उम्मीद है सही रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। पहले वाली सीईसी वापस आनी चाहिए, डायरेक्ट बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाए। मैं युवा और सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस लड़ाई में साथ आए। तो अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां फिलहाल रोक लगी है, तो उसके बाद अशोक गहलोत ने बयान में तमाम बातें कही। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 का फैसला दिया है, पहली सुनवाई के अंदर शियो मोटो केस अपने हाथ में लेकर के स्टे किया है, इसके अपने मायने होना ये समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए सिरे से जो प्रस्ताव जाएगा उसमें स्वतः इस बात का आभास होगा कि सरकार की अप्रोच बदली है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 अपने फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है। आमजन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा है। अरावली मामले में, अरावली में जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट का फैसला विशेषज्ञों की समिति के आधार के ऊपर लिया गया था, उससे सरकार के फैसले और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, जनता की आवाज को सुना, अरावली की पुकार को सुना और अरावली खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का राजस्थान कांग्रेस ने स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ये कांग्रेस के आंदोलन की ताकत और जन भावनाओं का सम्मान है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों को ये समझना चाहिए कि तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। अरावली को लेकर 100 वर्षों की योजना होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह इस पर्वत श्रृंखला को खनन माफियाओं के हवाले किया जा रहा था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इसी भावना को समझा है। अरावली को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी, तब तक खनन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर थी और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। जूली साहब, कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? मैं स्वागत करता हूं और इस बात का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया इस पे और संज्ञान के बाद जो निर्णय आया, उन्होंने अपने खुद के फैसले को भी रोका, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से उसके अंदर अपनी कमेटी बना के जो रिपोर्ट पेश की थी, वो रिपोर्ट ही तथ्यों से दूर थी और उस रिपोर्ट ने ये देखा ही नहीं कि इससे अरावली का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाली 21 जनवरी को जब वापस इस पे सुनवाई होगी तो जनता के हित में आएगी।
जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरी और सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुहिम चली, क्या जन भावनाओं का सम्मान माना जाए इसे? निश्चित तौर पर जन भावनाओं का सम्मान है। जनता चाहती है कि अब हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हमें अपने पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदी हैं, इन सब की रक्षा करनी पड़ेगी। और जिस बेतरतीब तरीके से इनका दोहन किया जा रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें सब कुछ अभी लूट के खाना है, इसको खत्म कर दो। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? ये स्थिति आज पैदा हो रही है। आज मैं समझता हूँ बहुत से बच्चे अब आने वाली पीढ़ी में उन्होंने कुएं नहीं देखे होंगे। ये स्थिति होगी, पानी कैसे आता था कुओं से, तो ऐसी स्थिति हो गई है। प्लानिंग अगले 100 साल तक की होनी चाहिए। 100 साल की होनी चाहिए। हमें दूसरे देशों से देखना चाहिए, दूसरी पूरी दुनिया में देखना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखोगे तो रोज़ाना मीटिंगें हो रही हैं और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर काफ़ी बड़े बड़े शोध हो रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, हमारी जो ओजोन की परत में छेद बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात चल रही है और पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेके तो हमें अगर बिना खनन के भी रहना पड़े, कोई और टेक्निक अपनानी पड़े, वो हमें करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें अपने आज के लिए हम सब कुछ खत्म कर दें और कल के लिए हम कुछ नहीं छोड़ें। आप अलवर से आते हैं और दोनों मंत्री भी वहीं से हैं, भूपेंद्र जी भी और संजय शर्मा जी भी। उनकी भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप? मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि दोनों अलवर से आने के बावजूद अलवर में खूब पेड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, नदी है, इन सबको बड़ी नज़दीक से देखा है। और उनकी पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जो अंतर है वो भी मैं समझता हूँ इन लोगों ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद इस बारे में जिस प्रकार से आंखें बंद करके साइन किए हैं, क्या वजह है? मैं तो वजह भी जानना चाहता हूँ। ऐसी क्या वजह है कि ये निर्णय करना चाहते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर इस्तीफे होने चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ कि इन लोगों के इस्तीफे होने चाहिए, दोनों मंत्रियों के। जिस प्रकार का काम इन लोगों ने किया है ये बड़ा गंभीर विषय है। जो हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे, जिनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में भविष्य क्या होगा, और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कांग्रेस गुमराह कर रही है। अब कांग्रेस गुमराह कर रही थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ले लिया क्या संज्ञान? ये तो हकीकत थी। बिल्कुल, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी। उधर कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का भाजपा सरकार की गाल पर तमाचा है। उन्होंने इसे जन आंदोलन की जीत बताते हुए कहा कि इससे न्याय व्यवस्था पर एक बार फिर से भरोसा कायम हुआ है। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और कोर्ट के फैसले का हम स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और बीजेपी की दोनों सरकारें, राजस्थान की और केंद्र सरकार की, और दोनों मंत्री, इनके मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा है। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है उनको समझ में आ रही है क्या? इनको नहीं समझ में आ रही। ये धरातल पे नहीं है। आवाम की बात इनको नहीं समझ में आ रही। क्या लालच है इनको? किसको फेवर करना चाहते हैं? किससे फायदा लेना चाहते हैं? देश की जनता सड़कों पे है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। पूरे देश की, राजस्थान को डेजर्ट होने से जो अरावली पर्वत बचाता है, अरावली पर्वत नहीं है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और श्रृंखला को 100 मीटर का दायरा देके आप श्रृंखला को खत्म कर देना चाहते हो। इसका मतलब जो 100 मीटर से नीचे है और श्रृंखला का किलोमीटरों दूर हिस्सा है, उसको आप खत्म कर दोगे, जमीन में नेस्तो नाबूद कर दोगे। दुनिया की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से तीसरे चौथे नंबर की पर्वत श्रृंखला है ये, पूरी दुनिया की। न केवल राजस्थान, भारत, बल्कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वहीं इस मुद्दे पर विधायक अमीन कागजी ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, निश्चित तौर से आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके और इसको जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पे जो स्टे किया है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ गए कि जो देश में कांग्रेस द्वारा जो आंदोलन छेड़ा गया, चारों स्टेट्स में धरने प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पे उतरे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्टे हो गया। और आप देखिए जो मंत्री वहाँ के हैं उन्होंने सीईसी को ख़त्म कर दिया,
एक सीईसी, एक एनजीओस की एक कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट बनाता है, उस कमेटी को ख़त्म कर दिया, डिपार्टमेंटल कमेटी बना दी। इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अपने आप को, माइंडसेट को, उनके लोगों को समझ के सीरियस हुआ। बढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार अरावली संरक्षण को लेकर पूर्णतः गंभीर और प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ राज्य के समग्र विकास को स्थापित करने हेतु सदैव संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने इसी संदर्भ में कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से अरावली से संबंधित आदेश की गहन समीक्षा हेतु एक नई समिति का गठन का फैसला स्वागत योग्य है। हम अरावली के संरक्षण के लिए पहले भी अपनी प्रतिबद्धता को जता चुके हैं। तो मुख्यमंत्री की ओर से अरावली को लेकर बयान, जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि सरकार अरावली को कैसे अपनी प्राथमिकता में रखती आई है और उसके अलावा उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बढ़ेंगे आगे। जोधपुर से बड़ी खबर। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में वरिष्ठ जनों के लिए सरकार के देवस्थान विभाग की इस योजना के अनुरूप बुजुर्गों को निःशुल्क यात्राओं की सौगात देने के लिए देश के कई तीर्थ स्थलों के ट्रेन के जरिए दर्शन करवाए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में 20 दिसंबर को जोधपुर से रामेश्वरम के लिए निकली वरिष्ठ तीर्थ यात्रा का दल जब शनिवार को पुनः यात्रा पूरी कर जोधपुर पहुंचा तो सरकार की इस योजनाओं को बुजुर्गों ने सराहा, तो वहीं पर बुजुर्ग तीर्थयात्री तारीफ करते हुए नजर आए। देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये रेल से उतरे ही हैं और बुजुर्गों को जो इनके परिवारजनों ने इनका जो है वो माला पहनाकर स्वागत किया है, क्योंकि यात्रा पूरी करके आए हैं रामेश्वरम की। और कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे। सर, जिस उद्देश्य से जो है वो राज्य सरकार का जो देवस्थान विभाग है उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधाएं की है निःशुल्क तौर पर, लेकिन कह सकते हैं ऐसी भी शिकायत आई है कि कह सकते हैं बुजुर्गों के साथ में जो है वो आगे कहीं दुर्व्यवहार का शिकार होना भी है, जो उनको मजबूर होना पड़ रहा है। सर, ऐसा है, राजस्थान सरकार द्वारा जो ये वरिष्ठ जनों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना शुरू की गई है, वास्तव में तो बहुत ही बढ़िया योजना है। करोड़ों रुपए सरकार इस पर खर्च कर रही है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों का मॉनिटरिंग शायद इस पे नहीं है। तो मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण इस रेल की जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं वास्तव में सुव्यवस्थित नहीं है। इस कारण वरिष्ठ जनों को बहुत परेशानी हुई है। हम लोग 20 तारीख को यहाँ से निकले थे रामेश्वर और मदुरई के लिए, तो हमारे ट्रेन में मदुरई पहुंचने तक ठीक था, खाना सामान्यतः ठीक ठाक मिल रहा था, लेकिन मदुरई पहुंचने के बाद से ही अव्यवस्थाओं का दौर शुरू हो गया। और जैसे ही हम वहां, हमें जिस होटल में रुकवाया गया, रात को 10 बजे तो हम वहां पहुंचते हैं, रात को 10 बजे बाद 12:30 बजे 11 बजे तक हम होटल में सेट होते हैं। एक होटल के एक रूम में 6-6, 8-8 वरिष्ठ जनों को रखा गया और होटल में ऐसी व्यवस्थाएं कंप्लेन करने के बाद भी उनको अतिरिक्त गिद्दे बिस्तर नहीं दिए गए और सुबह जल्दी 3 बजे 4 बजे लाइन में लगने के लिए कह दिया गया। कोई भी अटेंडर बुजुर्गों के साथ नहीं था जो दर्शन करवा सके। मैं राज्य सरकार से विशेष निवेदन करूंगा, इस प्रकार की योजनाओं में सरकार विशेष रूप से या तो अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को नियुक्त करे या फिर जो समाज सेवी संस्था है उनके जो कार्यकर्ता है उनको एक एक डिब्बे में ऐसी जिम्मेवारी सौंपे कि वो एक एक डिब्बे को सफलतापूर्वक यात्रा करवा कर लाए, ताकि जो एजेंसियां पैसे कमाने के चक्कर में सरकार का पैसा, वरिष्ठ जनों का पैसा, वरिष्ठ जनों का हक मार रही है, उस हक को रोका जाए। क्या प्रमुख अव्यवस्थाएं देखी गई थी? देखो, ये अव्यवस्था तो एक जो आप बोल रहे हैं समाज सेवी कोई मॉनिटरिंग करने के साथ बुजुर्गों के साथ समाज सेवी चाहे पार्टी की तरफ से अच्छा लीडर साथ में होना चाहिए। जो माताएं पीछे रह जाती, जब हम मदुरई में गए उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी, लॉकर की सुविधा नहीं, सामान कहाँ पे रखे, तो लोग कोई भी दर्शन नहीं कर पाए, सामान की वजह से सब सड़क पर ही खड़े रहे। प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या मदुरई तक तो ठीक थी, मदुरई के बाद नहीं, रामेश्वरम तक ठीक थी, लेकिन रामेश्वर के बाद हम जितने भी वरिष्ठ जन है सबको लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी खूबी मतलब इनकी गलती ये थी कि जहाँ 200 आदमी खाना खा सकते हैं वहाँ पर 1000 आदमियों का खाना डाल दिया। अगर वो भगदड़ हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता था?
तो कह सकते हैं निश्चित रूप से जो है वो ये बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है ये यात्रा करके जो है वो पूरी करके पहुंचे हैं। और विशेष तौर पर इन्होंने जो है वो शिकायत भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी इस संबंध में भेजी है। और कह सकते हैं इनका एक ही कहना है कि जिस प्रकार से जो राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वो तीर्थ यात्रा की निःशुल्क सुविधाएं जो है वो शुरू जरूर की है, लेकिन जिस प्रकार से जो मॉनिटरिंग बेहतर नहीं है, इनको जो पर्याप्त सुविधाएं वहां नहीं मिल पा रही है, उस कारण जो इन बुजुर्गों को भी जो है इस यात्रा में कई समस्याओं का जो है वो सामना करने पर भी जो है वो मजबूर होना पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि राजस्थान सरकार इन बुजुर्गों की समस्या पर कितना गंभीर हो पाती है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।